हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 20 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम केनेजियन थ्योरी को खत्म करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो है इंडिया और केनेजियन मल्टीप्लायर का क्या रिलेशनशिप है। कि जैसे हमने केनेजियन थ्योरी के अंदर पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, कि जो हमारा मल्टीप्लायर होता है, दैट इज जब भी हम किसी इकोनॉमी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज करते हैं, प्लान इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज करते हैं, तो उसका जो हमें इनकम के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे क्या ये चीज इंडिया के लिए भी ट्रू है या नहीं। हाय, मेरा नाम है सी अंकित कैन और इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास का डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 19, 18 और 17, 16 जाके आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने प्रॉपर्ली केनेजियन थ्योरी के हर एक डिटेल्स को कवर किया है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द इंडिया एंड द मल्टीप्लायर, कि इनका क्या रिलेशनशिप है या इंडिया के अंदर मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, वी हैव टू नो वन थिंग। हमने जो मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा है, उसके अंदर मल्टीप्लायर को दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक मल्टीप्लायर, और दूसरा होता है जिसको आप बोल सकते हो डायनामिक। अब नाम से पता लग रहा होगा स्टैटिक और डायनामिक का। अभी जो स्टैटिक मल्टीप्लायर है, और नामों से भी जाना जाता है, कहीं पे इसको कंपैरेटिव बोला जाता है, कहीं पे साइमल्टेनियस बोला जाता है, कहीं पे लॉजिकल बोला जाता है, कहीं पे इसको लैगलेस है, टाइमलेस है। इसके दो नाम है जो मैं आपके सामने रखूंगा, जस्ट टू गिव यू आइडिया ऑफ व्हाट इज अ स्टैटिक मल्टीप्लायर। लैगलेस भी बोला जाता है और टाइमलेस भी बोला जाता है, इंस्टेंट मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। अब ये नाम पढ़ के आपको एक चीज का आइडिया हो रहा होगा कि ये जो स्टैटिक है ये इंस्टेंट है, लैगलेस मतलब इसके बीच में कोई गैप नहीं है, टाइमलेस मतलब इसके बीच में कोई टाइम नहीं है। सो व्हेन यू स्टडी और व्हेन यू लुक एट अ स्टैटिक मल्टीप्लायर, आपके दिमाग में ये थ्योरी आती है कि जब हमने इनकम अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज किया, उस इन्वेस्टमेंट का चेंज होने का जो हमारे इनकम के ऊपर इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट एकदम से आपका क्या होगा, इंस्टेंट होगा। ये होता है स्टैटिक मल्टीप्लायर। जो स्टैटिक मल्टीप्लायर की थ्योरी है वही कहती है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट चेंज करी है, अब हमें पता है इन्वेस्टमेंट चेंज होगी तो इनकम भी चेंज होगी और मल्टीपल लेवल पे चेंज होगी, लेकिन चेंज कब होगी। इफ यू बिलीव इन स्टैटिक मल्टीप्लायर, अगर आप स्टैटिक मल्टीप्लायर की थ्योरी पढ़े, तो उसके अंदर ये जो टाइम गैप है वो इंस्टेंटेनियस है। आज आपने इन्वेस्टमेंट करी और आज ही आपको उसकी इनकम के अंदर चेंज देखने को मिल जाता है। डायनामिक मल्टीप्लायर ऑन दी अदर हैंड, इसको भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मैं दो नाम आपके सामने रखूंगा, या तो इसको पीरियड मल्टीप्लायर बोल दीजिए, या तो इसको आप सीक्वेंस मल्टीप्लायर बोल दीजिए। डायनामिक मल्टीप्लायर ये कहता है कि आपकी इनकम के अंदर जो चेंज आता है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट यू हैव चेंज, एनी चेंज इन द इन्वेस्टमेंट विल लीड टू चेंज इन योर इनकम। लेकिन ये इंस्टेंटेनियस नहीं है। इसका मतलब दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दिस इज व्हाट डायनामिक मल्टीप्लायर थ्योरी सेज। इसका मतलब हमने लेक्चर नंबर 19 के अंदर जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का हमने एग्जांपल कवर किया था, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक मल्टीप्लायर। द ओनली डिफरेंस इज स्टैटिक मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि भाई जो आपका इंपैक्ट है चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट का ओवर चेंज ऑफ इनकम, वो इंस्टेंटेनियस होता है। डायनामिक मल्टीप्लायर कहता है कि भाई इंस्टेंटेनियस नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन दोनों को ही कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो क्या था, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दैट इज मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है और उसका इम्पैक्ट मेरी इनकम पे कितना पड़ रहा है, या 1/1 माइनस एमपीसी, माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और 1/MPS. The idea behind static and dynamic varies according to the analysis purpose only, but how you calculate both of them, that remains the same. So now let's start with the first main topic of our today's lecture, जो की बात करता है कि इंडिया क्या है, एक लेस डेवलप कंट्रीज है। अगर आप उसको वेस्टर्न कंट्री से डेवलप करें या किसी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री से डेवलप करें, और लेस डेवलप कंट्रीज का, और हमारे पास जो मल्टीप्लायर है जिसको हम केनेजियन मल्टीप्लायर भी कहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या चॉइस है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकल कर आया है, ये केनेजियन मल्टीप्लायर से निकल कर आया, इसलिए इसको केनेजियन थ्योरी से निकल कर आया है, तो इसलिए इसको केनेजियन मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। नाउ जस्ट टू रिकैप, केनेजियन मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिलीव्स कि जब भी आप अपनी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपकी इनकम के ऊपर भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। आई विल टेक एन एग्जांपल। इफ योर इनकम, इफ यू चेंज योर इन्वेस्टमेंट, यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, दिस विल लीड टू अ मल्टीपल लेवल चेंज इन योर इनकम। 5 गुना, 4 गुना, 10 गुना, वो डिपेंड करता है कि आपका एमपीसी या एमपीएस क्या है। लेकिन
ये जो एलडीसी है, लेस डेवलप कंट्रीज है, क्या इनके ऊपर भी मल्टीप्लायर सेम तरीके से काम करता है? हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एंड द आंसर विल डेफिनेटली सरप्राइज यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस एस्टैब्लिश अ वेरी सिंपल फैक्ट। अगर मेरे इकोनॉमी के अंदर एमपीसी का लेवल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का लेवल हाई है, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई निकल कर आएगा वो भी ज्यादा होगा। इसका रीजन, इफ यू कैलकुलेट मल्टीप्लायर इट इज गिवन बाय 1/1 माइनस एमपीसी। जितना मेरा एमपीसी ज्यादा होगा उतना ही मेरा डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, एंड जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी उतना ही मेरा डिविजिबल आंसर ज्यादा आएगा। एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए पहले केस में हमारे पास एमपीसी है 0.5 और दूसरे केस में हमारे पास है एमपीसी 0.6। सो अगर मैं इस केस में मल्टीप्लायर कैलकुलेट करूं तो कितना आता है 1/1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 1/0.5। तो दिस इज समवेयर अराउंड 2। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो मल्टीप्लाई निकल कर आएगा दैट विल 1/1 माइनस 0.6 which is 1/0.4 that comes out to be 2.5। Now you realize that there is a direct relationship between MPC and the multiplier। अब आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या है? एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोन वगैरह देती है, बहुत सारी स्टडीज वगैरह भी करती है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी हुई और उसके अंदर ये पता लगा कि जितनी भी आपकी लेस डेवलप कंट्रीज हैं रिलेटिव टू द डेवलप कंट्रीज है इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, इनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है दैट इज जो एक आम बंदा जो इनकम कमा रहा है वो यूजुअली क्या होती है, कम होती है अगर आप इसको किसी डेवलप कंट्री या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं। नाउ इफ योर पर कैपिटा इनकम इज लेस दिस वुड इंप्लाई कि आपकी जो सेविंग्स है वो भी क्या है, कम है। इफ योर इनकम इज लेस यू आर नॉट इंक्लाइन टू सेव। रिलेटिवली आपका जो कंजम्पशन का पोर्शन है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। एंड इफ योर कंजम्पशन लेवल्स आर हाई दिस वुड मीन दैट योर एमपीसी इज हाई एंड दैट शुड मीन दैट योर मल्टीप्लायर इज हाई। तो अगर मैं वर्ल्ड बैंक की स्टडी को देखूं और उस स्टडी के ऊपर केनेडियन मल्टीप्लायर को अप्लाई करूं तो मुझे क्या इन्फ्रेंस आता है, मेरी क्या डिडक्शन होनी चाहिए कि एक लेस डेवलप कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल, एक लेस डेवलप कंट्री के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से यू कैन जनरेट अ लार्जर लेवल ऑफ इनकम एज कंपेयर टू अ इन्वेस्टमेंट इन अ डेवलप कंट्री या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट इज ट्रू कि हाँ जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो काम करता है थ्योरेटिकली। और ये जो पैराडॉक्स है इसको बोला जाता है केनेडियन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर पैराडॉक्स। अब क्योंकि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंट्री। इंडिया के अंदर बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए थे मिस्टर VKR राव। ही इज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। 90s के अंदर ये हुए थे और उन्होंने बहुत इकोनॉमी के अंदर काम किया था। सोशल इकोनॉमी में इनका बहुत ही ज्यादा रोल है इंडिया के अंदर। नाउ VKR राव he was actually the person who studied Keynesian multiplier with context of India। और उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया के अंदर केनेडियन मल्टीप्लायर उस नेचुरल तरीके से काम नहीं करता जिस नेचुरल तरीके से वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी में काम करता है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स दी थी। आइए एक एक करके उन आर्ग्यूमेंट्स को कवर करते हैं। बहुत ही बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थी और अगर आप इन आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे ध्यान से तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ आर्ग्यूमेंट में दम तो था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर जो मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री की जो मेजर पॉपुलेशन है वो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है और इस एग्रीकल्चर सेक्टर से जनरेट होने वाला जो इनकम है वो जीडीपी का एक अच्छा सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है। दूसरी बात जो कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से ही बिलोंग करती है वो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। नाउ व्हाई इज दैट? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट अपॉन आवर एग्रीकल्चर। तो एक पीस ऑफ लैंड पे मान लीजिए आपको दिख रहे हैं कि 7 लोग काम कर रहे हैं, देयर आर 7 पीपल हु आर वर्किंग ऑन दैट फील्ड, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज ओनली ऑफ 5 पीपल। दैट इज अगर उस पर्टिकुलर पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर 5 लोग भी काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी उस लैंड की उतनी ही रहेगी। 7 लोगों के काम करने की वजह से उस लैंड की प्रोडक्टिविटी में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा।
इसका मतलब ये जो दो लोग आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं काम करते हुए, टेक्निकली वो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्टिव काम नहीं करते। उनके काम करने से आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कुछ एडिशन नहीं हो रहा। दूसरी बात, हमारी कंट्री के अंदर जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नाउ यू कॉल इट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कॉल इट कैपिटल इक्विपमेंट, या यू कॉल इट कैपिटल एसेट, हमारे पास ये कैपिटल इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे है। वी आर नॉट दैट एडवांस्ड इकोनॉमी। आप इसके अंदर आप फैक्ट्रीज लगा लीजिए, हाईवेज लगा लीजिए, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स लगा लीजिए, द होल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर, और इफ इट इज देयर, इट इज वेरी बैकडेटेड। एंड बिकॉज वी डू नॉट हैव कैपिटल इक्विपमेंट्स इन आवर इकोनॉमी, तो इसकी वजह से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निकल नो हाउ है, वो भी क्या है, वो भी आप ये बोल दीजिए लैकिंग है, या मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आउटडेटेड। वी आर नॉट एबल टू अडॉप्ट न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद, और ये बहुत जरूरी था, बहुत सारे हमारे जो पॉपुलेशन है उसके अंदर से जो वेज कमाने वाले लोग हैं, दैट इज जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, आउट ऑफ आर टोटल एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वेरी लो ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी पैसे के काम कर रहे हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि वो जो कमा रहे हैं वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। इनकम तो जनरेट कर रहे हैं लेकिन ना के बराबर। और इसकी वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर, एंड दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। बहुत सारे हमारे इकोनॉमी के अंदर ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले कोई इनकम जनरेट नहीं करते। अब इसके अंदर एक आधा फैक्टर काम नहीं करता, इसके अंदर मान लीजिए कोई सोशल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि कास्टिज्म हो गया, या इसके अंदर कोई इकोनॉमिक सेक्टर भी हो सकता है कि भाई मेरे पूर्वजों ने कोई लोन वगैरह लिया था और उस लोन को चुकाने के लिए मुझे उस सेक्टर में फ्री में काम करना पड़ रहा है। एंड फाइनली अगेन रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर पॉपुलेशन इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारा जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे पहले लोग सेल्फ कंज्यूम करते हैं, दैट इज देयर इज अ हायर लेवल ऑफ सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द प्रोड्यूस। पहले हम उस अनाज में से अपना पेट भरेंगे और फिर उस बचे हुए अनाज को मार्केट में जाके जो सरप्लस बच जाता है हम उसको कमर्शलाइज करते हैं। इसके अलावा, ये तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए थे, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंस है, तो जो हमारी एग्रीकल्चर सप्लाई है, दी सप्लाई ऑफ आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज वेरी इनइलास्टिक। देखिए इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि मेरे प्राइस में चेंज होने की वजह से इट डज नॉट इम्पैक्ट, देयर इज नो इम्पैक्ट और मिनिमम इम्पैक्ट इन दी सप्लाई। प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ी ही अड़ियल सी सप्लाई है, इनइलास्टिक सी सप्लाई है। तो हमारी एग्रीकल्चर सप्लाई बड़ी ही इनइलास्टिक थी। आई थिंक इसका रीजन बड़ा क्लियर है। अगर बहुत सारे लोग उस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो अपना सामान रख के तो बैठेंगे नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, पेरिशेबल होता है, खराब हो जाएगा। तो जो भी प्राइस आपको मिलता है आप उसके अंदर चूजर नहीं हो सकते। प्राइस कम हो रहा है तब भी उतनी सप्लाई रहेगी, प्राइस बढ़ जाता है तब भी उतनी सप्लाई रहेगी। और जो दूसरा फैक्टर उन्होंने कहा कि जितना भी हमारे पास बचा हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिल्कुल अपनी लेटेंट स्टेज पे है, वो बिल्कुल ही अपनी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके ऊपर भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट है ऑन प्रोडक्शन। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही बंदिशें हैं। इसका मतलब ये था कि मान लीजिए अगर आपने 1992 से पहले, आजादी के बाद और 1992 से पहले इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर लिमिटेशन थी। अगर आप एक ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर है, तो सरकार आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोडक्शन के लिए बोलती थी। तो इसका मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी दें तो भी आपकी सप्लाई क्या है, बड़ी ही लिमिटेड रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज मच। उसके अलावा आपके इनपुट के ऊपर भी लिमिटेशन थी, सप्लाई के ऊपर भी लिमिटेशन थी। और व्हेन यू थिंक ऑफ अ इंडस्ट्री एंड व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट दैट इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, कि आपके दिमाग में आइडिया कब आया और आपने उस आइडिया को यूज करके फैक्ट्री कब बनाई, प्रोडक्शन कब स्टार्ट की, ऑपरेशन कब स्टार्ट किए, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये जेस्टेशन पीरियड भी इंडिया के अंदर बहुत हाई था। इन रीजन की वजह से आप अपनी डिमांड को मीट नहीं कर पाते थे अपने सप्लाई के थ्रू, क्योंकि आपके पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। So even if there is demand in the market, your supply is not able to catch up to it.
इन सारे रीजंस की वजह से वीके राव ने ये कहा था कि ये जो मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट आप बता रहे हैं, कैनेडियन मल्टीप्लायर का जो आप बात कर रहे हैं एक डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर, वो आपको इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर देखने को नहीं मिलता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। आप ये बोल सकते हैं कि जो आपकी मनी इनकम है, मनी इनकम के अंदर भी ऑब्वियसली वी सी अ चेंज, बट नॉट इन रियल इनकम। कि भाई जो आपकी इनकम जिससे आप परचेज कर सके, इन टर्म्स ऑफ मनी तो आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन अगर आप उसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते थे तो आपकी रियल इनकम आती थी। उस रियल इनकम के अंदर हमें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता था। इट इज मोर और लेस यूज्ड टू रिमेन कांस्टेंट ओनली। ऑब्वियसली मनी इनकम में आपको चेंज देखने को मिलता था ऑन अ टोटल इकोनॉमी लेवल, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम टोटल इकोनॉमी की बात करते हैं। दिस इज व्हाट वी राव सजेस्टेड कि भाई हमारे इंडिया की जैसी इकोनॉमी के अंदर, जो कि लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है, हमें मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट वैसे देखने को क्यों नहीं मिलेगा। तो इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है और केनेडियन थ्योरी सिंपल मॉडल का भी लास्ट टॉपिक है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और वो टॉपिक है आपका पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ना पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट आपको जान के बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा और काफी चीजें हैं जो कि आपको नहीं पता लगेंगी इस पैराडॉक्स की वजह से। देखिए पैराडॉक्स होता क्या है, जो भी आपके नॉर्म्स हैं, जो भी आपके लाइफ में जो जनरल कंडीशंस हैं, उनके विपरीत जाता है एक पैराडॉक्स। एग्जाम्पल, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ब्रेक करता है एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को कि आप पैसे से पैसा बनाते हैं। अगर आप सेव करेंगे तो आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। नाउ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इस वर्च्यू को, इस कथन को निगेट करता है। कैसे? सबसे पहले तो हम अगर केनेडियन थ्योरी की बात करें तो केनेडियन ने थ्योरी के अंदर हमें यह देखने को मिला कि जब भी हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की बात करेंगे उसको हम देखेंगे एट अ नेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे हम नहीं देखेंगे, उसको नेशनल लेवल पे देखेंगे। थ्रिफ्ट जिन लोगों को नहीं पता, इसका मतलब होता है टू हैव अ हैबिट ऑफ सेविंग, कि अगर आप थोड़ा भी पैसा कमाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन सेव कर लें। इवन इफ इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, यू ट्राई एंड सेव सम पार्ट ऑफ योर इनकम, उसको बोला जाता है थ्रिफ्ट। केनेडियन ने कहा कि भाई अगर आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे तो यस इट इज ट्रू, इफ यू सेव यू विल अर्न मोर। आज अगर आप सेव करके चलेंगे तो आपको आगे जाके हेल्प होगी। लेकिन केनेडियन ने जो अपनी द जनरल थ्योरी दी थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर इस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को आप नेशनल लेवल पे देखेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक हैबिट है। इसलिए अगर आप इसको सिंपली समझना चाहें तो लेट्स से देयर इज मोर सेविंग। अगेन थिंक ऑफ इट एट अ नेशनल लेवल। मोर सेविंग विल मीन व्हाट, कि आपके एक लार्जर लेवल पे, या अगर मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड एक इकोनॉमी के अंदर ज्यादा सारे या ज्यादातर हाउस होल्ड सेव करना स्टार्ट कर दें तो इसका मतलब क्या है, दे विल हैव लेस कंजम्पशन। क्योंकि भाई इनकम में से अगर वो ज्यादा हिस्सा सेव करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी कंजम्पशन को गिराएंगे। अगर कंजम्पशन कम होती है तो मार्केट में डिमांड कम होगी, इसका मतलब देयर विल बी अ फॉल इन द डिमांड। अब डिमांड फॉल होती है तो उससे आपको क्या देखने को मिलता है, आपकी इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाती है। अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने सामान को बेच नहीं पा रहा तो उसके पास स्टॉक पाइल अप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इफ अ प्रोड्यूसर ऑलरेडी हैव अ स्टॉक इन हिज गोडाउन तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन कट करेगा। ऑब्वियसली बात है ही इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी मोर आइटम इफ दे आर ऑलरेडी इन हिज इन्वेंट्री। नाउ प्रोडक्शन कट विल लीड टू व्हाट, प्रोडक्शन कट से ऑब्वियसली बात है जॉब लॉस होगा, जॉब लॉस से आपकी इनकम फॉल करेगी। नाउ एंड इफ आपने पुराने लेक्चर्स को पढ़ा है तो हमने एक चीज पढ़ी है कि जो सेविंग है वो आपकी इनकम का ही एक फंक्शन है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, तो अगर इनकम गिरेगी तो इसका मतलब आपकी सेविंग्स गिरेगी, सेविंग्स विल फॉल। और यहीं से पैराडॉक्स का पता लगता है कि हाउ अ इंक्रीज इन सेविंग एट अ नेशनल लेवल बाय एवरीबॉडी विल लीड टू फॉल इन सेविंग एट अ नेशनल लेवल और एट अ इक्विलिब्रियम लेवल। इसको समझने के लिए लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को समझने के लिए इस ग्राफ की हम हेल्प लेंगे। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी के अंदर वाई एक्सिस पे सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी इनकम है। जो सी आई है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, दैट इज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है। लेट्स स्टार्ट विद द लाइन पी एस। पी एस हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनिशियल लेवल पे कितनी सेविंग्स हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ
वी नो इक्विलिब्रियम कब आता है, जब हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती है, दैट इज समवेयर एट अ पॉइंट, इसको आप ये मान के चलिए कि ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से, तो जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा ई, वो ई क्या है, दैट ई रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम लेवल वेयर योर एस इज इक्वल टू द आई, एंड लेट्स से ये जो आपका इनकम है वो y1 है, सो वो y1 लेवल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है, वेयर योर एस इज इक्वल टू आई, और ये दोनों चीजें आपको पता है। बट लेट्स से द सोसाइटी एज अ होल, हाउस होल्ड एज अ होल, सारे या मोस्ट ऑफ देम जो कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सके, वो सेविंग्स बढ़ा देते हैं। इसका मतलब जो आपकी सेविंग्स है, नाउ दे आर इंक्रीज बाय दिस लेवल, दैट इज एई लेवल से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गई। सो नाउ योर न्यू लेवल ऑफ सेविंग, सॉरी ए लेवल से आपकी सेविंग बढ़ गई, सो न्यू लेवल ऑफ सेविंग इज पी डैश एस डैश। द मोमेंट योर सेविंग्स इंक्रीजेस दे शिफ्ट अपवर्ड, और यहां से आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर नया इक्विलिब्रियम लेवल देखने को मिलता है, एंड इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन यू विल गेट योर न्यू लेवल ऑफ इनकम। अगर आप एक छोटी सी चीज नोटिस कर पाए, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स है A/1, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है E-Y0, एक चीज आपको नोटिस दिख रही होगी कि अगर आपने सेविंग्स बढ़ाई तो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग्स कम हो गई। दिस इज व्हाट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सजेस्ट। और जैसे कि हमने पुराने पहले कवर किया है कि ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक आपकी इकोनॉमी को नया इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता। जैसे ही आपकी इकोनॉमी को नया इक्विलिब्रियम मिलेगा, इन आवर केस फ्रॉम E टू E-1, देन योर सेविंग्स विल स्टॉप फॉलिंग। व्हाई? बिकॉज इस लेवल पे अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गई, नई सेविंग्स के बराबर हो गई। Therefore, E1 will become your new equilibrium level. This is how the thrift paradox of thrift works. कि आपने सेविंग्स तो कर ली, लेकिन उन सेविंग्स की वजह से आप गरीब हो गए। एंड फाइनली किनीजन ने इस पर्टिकुलर पैराडॉक्स से निकलने के लिए एक बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी इकोनॉमी के अंदर जो आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम आई बार से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसके अंदर भी इंक्रीज किया जाए उतने लेवल से जितने आपके लेवल पे सेविंग्स इंक्रीज हो रही हैं। जितना आपकी सेविंग्स में चेंज है उतना ही चेंज आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ले आए, तो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल वापस रीइंस्टेट हो जाएगा उस पुराने लेवल पे। मीनिंग टू से अगर आप सेव करके अपने पास ही इस पैसे को रखते हैं, अब देखिए अगर आप पैसा सेव करके इन्वेस्ट नहीं कर रही तो आपको किस चीज का डर है। एक रीजन हो सकता है कि सर इकोनॉमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो देयर आर नो अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, एंड बिकॉज देयर आर नो अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट सो यू वोंट इन्वेस्ट। और दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, देयर इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ रिस्क। इस रीजन की वजह से हो सकता है कि आप इन्वेस्ट ना करें। लेकिन किनीजन थ्योरी ने कहा, किनीज ने कहा अपनी जनरल थ्योरी के अंदर कि अगर आप इस पैराडॉक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, so what you have to do, the autonomous investment has also have to go up with your increase in the saving। आप वापस उस सेविंग्स को फनल करिए अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ताकि ये जो पैसा है इकोनॉमी से बाहर ना निकले। अगर आपने सेविंग बढ़ा दी तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसा विड्रॉ कर लिया, एंड बिकॉज यू हैव विड्रॉन द मनी देयर इज नो न्यू इनकम जनरेशन। इट इज प्रेफरेबल टू कम आउट ऑफ दिस पैराडॉक्स बाय इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट बाय द सेविंग। आप अपनी सेविंग को यूज करिए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। नाउ विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर किनीजियन थ्योरी इन अ सिंपल मॉडल। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू नो more about macroeconomics, please like, share and subscribe to my channel, and thank you for watching.